ठीक है बेटा। तो हमने यहाँ बात की थी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की, किसकी? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की। ऐसा माना जाता था कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? सूर्य और तारों पर। सूर्य और तारों पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया संपन्न होने के कारण ही सूर्य हमें यह ऊर्जा दे रहा है। इस प्रकार जो ऊर्जा देता है वो किन अभिक्रिया के दौरान? प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र में क्या होता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। ठीक है ना। चले आगे। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों ही अभिक्रियाओं में अपार मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है। ठीक है ना। चलो, तो एक चीज हमारे समझ आ गया है कि सूर्य जो ऊष्मा दे रहा है हमें, वो ऊष्मा कैसे दे रहा है? क्योंकि सूर्य पर बहुत सारी मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम गैस प्रेजेंट है। सूर्य का ताप भी ज्यादा है, तो सूर्य पर उच्च ताप और उच्च दाब होने के कारण ताप और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। उन ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के दौरान हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। जो सूर्य अभी ऊष्मा दे रहा है, इसी प्रकार यह ऊष्मा लगभग 1000 करोड़ साल तक ऊष्मा देता रहेगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि एक्चुअली क्या था? एक तो नाभिकीय संलयन था और दूसरा नाभिकीय विखंडन था। यही था। इन संलयन और विखंडन के आधार पर भी हमारे पास परमाणु बम है, वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से हैं? एक तो आपके पास में है हाइड्रोजन बम। कौन सा है? हाइड्रोजन बम है। और दूसरा है आपके पास में परमाणु बम। ठीक, परमाणु बम है। एक्चुअली आपके सिलेबस में हाइड्रोजन बम नहीं है, फिर भी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आपके सिलेबस में परमाणु बम था, उसके बारे में हमने पहले टॉपिकों में डिस्कस कर लिया। चले आगे। आप देखो नाभिकीय संलयन में, नाभिकीय संलयन एक्चुअली हाइड्रोजन बम के दौरान कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया संपन्न होती है। जबकि परमाणु बम में कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है ना। यह नाभिकीय संलयन और यह नाभिकीय विखंडन। यहाँ पर नाभिकीय संलयन एक कौन है? हाइड्रोजन बम। यहाँ नाभिकीय संलयन में क्या होता है भाई? दूसरा पद, यह उच्च ताप और दाब पर संपन्न होती हैं। यह अभिक्रिया होती है वो आपकी सामान्य ताप और दाब पर संपन्न होती हैं। यह ताप और दाब का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, लेकिन इन अभिक्रियाओं के दौरान क्रांतिक द्रव्यमान का कोई इंपॉर्टेंस, क्रांतिक द्रव्यमान का कोई महत्व नहीं है। लेकिन इसमें क्रांतिक द्रव्यमान का महत्व क्रांतिक द्रव्यमान का महत्व होता है। हमने कल जो पैकेट बनाए थे परमाणु बम के अंदर, उनके द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान के आधे से कुछ अधिक थे। क्रांतिक द्रव्यमान क्या था? यूरेनियम के नाभिक का वह द्रव्यमान, यूरेनियम के या किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ का वह द्रव्यमान, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का वह न्यूनतम द्रव्यमान जिस पर रेडियो एक्टिव विखंडन की अभिक्रिया संपन्न होती है, वह द्रव्यमान क्या कहलाता है? क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है बेटा। तो क्रांतिक द्रव्यमान में एक पॉइंट और मैं बता दूं, यूरेनियम का क्रांतिक द्रव्यमान कोई फिक्स नहीं है। मैंने कल आपको बताया ही नहीं कि यूरेनियम का क्रांतिक द्रव्यमान का मान इतना होता है, नहीं, कोई फिक्स नहीं है। एक्चुअली क्रांतिक द्रव्यमान किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा? यूरेनियम का जो आप परमाणु बम बनाएंगे, बम का जो गोला बनाएंगे, जो पैकेटों में जो आप गोला बनाएंगे, उन गोलों के आकार के ऊपर डिपेंड करेगा। गोलों का आकार जितना ज्यादा होगा, जो गोले बना रहे हैं आप, परमाणु बम का जो गोला, अपन ने लोहे का मजबूत आवरण लिया था, वो गोला है। जो गोला जितना ज्यादा होगा, यूरेनियम के लिए क्रांतिक द्रव्यमान का मान वहां उतना ही अधिक होगा। इसीलिए यूरेनियम का क्रांतिक द्रव्यमान कोई फिक्स नहीं है। चलो और आगे अपन बात करते हैं। देखो यह चौथा पॉइंट, यह है बहुत विनाशकारी है, विनाशकारी है, अर्थात परमाणु विनाशकारी है,
अर्थात परमाणु बम की तुलना में लगभग 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम की तुलना में लगभग 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है और यह विनाशकारी तो है लेकिन हाइड्रोजन बम की तुलना में लगभग 1000 गुना कम शक्तिशाली है। ठीक है ना, ये कम विनाशकारी है और ये ज्यादा विनाशकारी है। कोई समस्या? ये आपका अध्याय समाप्त होता है, यूनिट खत्म। कोई दिक्कत?